हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज 6 के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। टेस्ट सीरीज 6 से टेस्ट सीरीज 10 तक की जो भी टेस्ट सीरीज होंगी, इनमें बेसिकली जो करंट अफेयर होंगे वो अगस्त मंथ के होंगे, और इससे पहले की जो टेस्ट सीरीज है उनमें जो करंट अफेयर थे वो जुलाई मंथ के थे। और अगर आपको बाकी सेगमेंट्स इसके देखने तो उनका लिंक ऊपर या तो आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लोग इसके बाकी सेगमेंट्स को देख सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लिस्ट फर्स्ट में कुछ आइटम्स दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, और हमें यहाँ पे चेक करना है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं और कौन से करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे पहला यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि टाटा सन्स के द्वारा बॉन्ड मार्केट में लंदन में कुछ लोन एक्वायर किया गया है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया कि जैसे कोई भी लोन जो है जब अब्रॉड से लिया जाता है, विदेश से लिया जाता है, तो वो बेसिकली ईसीबीज के अंदर में आता है, जो जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग। और ये जो ईसीबीज जो होती हैं ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट जो होता है उसके अंदर ही इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो जो ये लिस्ट फर्स्ट का आइटम है, इसका जो मेन कंपोनेंट यहाँ पे होना चाहिए था वो होगा कैपिटल अकाउंट, ना कि करंट अकाउंट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि जो पॉस्को है उसके द्वारा इस एक स्टील प्लांट में, जो कि उड़ीसा का एक स्टील प्लांट है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है। तो पॉस्को जो कि एक फॉरेन कंपनी है उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट इंडिया के किसी एक स्टील प्लांट में की गई थी। यहाँ पे बेसिकली मतलब ये हो गया कि इंडिया में कुछ एफडीआई आया है, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बेसिकली जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका एक कंपोनेंट होता है। अब यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट दिया गया है वो कैपिटल अकाउंट दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। पहला अभी हमारा गलत है। थर्ड, यहाँ पे बेसिकली इसमें बोला गया है कि कुछ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो है उसके द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है, बाहर भेजा गया है। तो जो भी गुड्स वगैरह होते हैं अगर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है तो वो बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर में, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर में आते हैं, जो कि करंट अकाउंट का एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, दोनों नहीं आएगा। यहाँ पे अगर करंट अकाउंट होता तो ये सही हो जाता। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बस सेकंड है, फर्स्ट भी गलत है और थर्ड भी गलत है। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी। तो सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से इनमें से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक एक करके हम बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सभी प्रोविजंस को 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ज़्यादातर जो प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को, बट कुछ प्रोविजंस थे जो इमीडिएटली मतलब कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जिससे कि गवर्नेंस का जो डेफिसिट था उसको प्रिवेंट किया जा सके। इसमें कुछ प्रोविजन जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो इमीडिएटली लागू हुए थे, इलेक्शन से रिलेटेड जो थे, या फिर पार्लियामेंट के प्रोविजनल जो थे, उस इस टाइप के जो भी प्रोविजंस थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तो सभी यहाँ पे लागू नहीं हुए थे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनको जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किया गया तो उनको नेग्लेक्ट किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एक माइनॉरिटी के लिए एक सब कमेटी भी बनाई गई थी, मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए माइनॉरिटी के जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए एक सब कमेटी बनाई गई थी, जिसको कि एच.सी. मुखर्जी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको एच.सी. मुखर्जी के द्वारा हेड किया गया था। यहाँ पे बेसिकली जो पोस्ट पार्टीशन इंडिया के टाइम की जब बात की जाती है तो जो भी माइनॉरिटी के राइट्स वगैरह थे उनके प्रोटेक्शन के लिए जो भी फंडामेंटल राइट्स की रिक्वायरमेंट थी उन सबको देखने के लिए इस सब कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो बेसिकली यहाँ पे जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं किया गया था। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बेसिकली इसमें बोला गया है कि जो मोतीलाल नेहरू जी थे उनके द्वारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फर्स्ट टाइम फ्रेम किया गया था 1928 में, 1928 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसको कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके द्वारा बिना किसी अपोजिशन के अडॉप्ट किया गया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि
जो मोतीलाल नेहरू थे उनके द्वारा 1928 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ड्राफ्ट तो किया गया था, बट उसको कांग्रेस के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसके द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया था। कई सारे लोग जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन सब के द्वारा इसको अपोज किया गया था, क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात की गई थी। और फिर बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके द्वारा कराची का जो सेशन हुआ था पूर्ण स्वराज्य, उसमें अडॉप्ट किया गया था। और आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि कराची का जो आईएनसी का सेशन था वो कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो तीनों स्टेटमेंट है ये गलत हैं, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ बर्ड सेंचुरीज दी गई हैं और यहाँ पे उनके स्टेट्स दिए गए हैं। यहाँ पे बेसिकली इन स्टेट्स में ये बिलोंग करती हैं या फिर नहीं करती हैं, उस बेसिस पे हमें इन स्टेटमेंट्स को देखना है और करेक्टली जो मैच होता है उसको ही हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओके, तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो आउटस्टेरी लेक बर्ड सेंचुरी है जो कि तमिलनाडु के वेल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहाँ पे बेसिकली उसकी जो बाउंड्री है उसके सराउंडिंग में 9 स्क्वायर किलोमीटर का एक बफर जोन को क्रिएट किया जाएगा। तो इस वजह से बेसिकली इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। तो जो आउटस्टेरी लेक बर्ड सेंचुरी है वो तमिलनाडु में है, तो सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम बात करें जो कुलिक बर्ड सेंचुरी है जिसको कि रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, ये बेसिकली रायगंज में जो कि उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल का जो उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जो है वेस्ट बंगाल में है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब थर्ड यहाँ पे बेसिकली दिया गया है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, ठीक है। वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है, ना कि केरला में, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड है जो गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे 3 टर्म्स दी गई जैसे अस, अमन और बोरो। ये जो टर्म्स है किस चीज़ को रेफर करती हैं इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे हिमालय का जो रीजन है या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो रीजन है वहाँ पे जो राइस की फसल जो होती है उसको ग्रो करने के लिए, मतलब उसको एज ए खरीफ क्रॉप ग्रो किया जाता है, मतलब कि जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है उस टाइम पे उसको ग्रो किया जाता है। बट कुछ सदर्न स्टेट्स जो हैं या फिर जैसे वेस्टर्न बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जो है, वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो काफ़ी अलग होती है। तो इस वजह से जो राइस का कल्टीवेशन है वहाँ पे 2-3 क्रॉप्स में किया जाता है एक साल में, मतलब बेसिकली एक साल में 2-3 बार वहाँ पर राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। और जब वेस्ट बंगाल में फार्मर्स के द्वारा राइस का ये कल्टीवेशन 2-3 बार किया जाता है तो इनको अस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली हो जाएगा सी। 3 क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वेस्ट बंगाल में एक एग्रीकल्चर ईयर में, उनका नाम होता है अस, अमन और बोरो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली कुछ आर्टिफैक्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये इन जगह पे फाउंड हुए हैं, और अगर इनमें से कोई करेक्टली मैच करता है तो वही हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं। जैसे लायन कैपिटल पिलर्स जो है जो कि बेसिकली सारनाथ में, जो वाराणसी के पास में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे लोकेटेड है, ना कि धौली में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे दिया गया रॉक कट एलिफेंट। रॉक कट एलिफेंट जो है वो धौली में, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे लोकेटेड है। उसके पास में ही अशोकन मेजर एडिक्स जो है वो भी लोकेटेड हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। इस फर्स्ट वाले का ऐसे अगर हम कर दें क्रॉस तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, बट वरना ये दोनों जो है गलत हैं। अब थर्ड यहाँ पे दिया गया है स्कल्पचर ऑफ याक्सी। तो जो याक्सी के जो फिगर्स हैं वो बेसिकली दीदारगंज में, जो कि पटना के पास में है, वहाँ पे पाए गए हैं। याक्सी और याक्सिनी जिसको बोलते हैं वो बेसिकली कुबेर की जो फीमेल अटेंडेंट्स हैं वो थी, और यक्ष जो है उनका मेल काउंटर पार्ट था, जो कि बेसिकली पटना के जो दीदारगंज है वहाँ पे पाए गए थे। तो यहाँ पे जो थर्ड है ये सही हो जाएगा। फोर्थ यहाँ पे दिया गया लोमास ऋषि केव, ठीक है। लोमास ऋषि केव्स जो है बेसिकली बाराबर हिल्स में, जो कि पटना में ही है, वहीं पे लोकेटेड है। ये बेसिकली रॉक कट केव्स पेंटिंग है जो कि अशोका के द्वारा इनको डोनेट किया गया था आजीविका सेक्ट के लिए। तो यहाँ पे जो ये फोर्थ है ये भी सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ जो है वो सही है। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में यहाँ पे बेसिकली पूछा गया। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक सिचुएशन होती है जब अगर आप कुछ लोगों को जो प्रोडक्शन चल रहा है उससे अगर हटा भी देते हैं तब भी जो ओवरऑल प्रोडक्शन होगा उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब बेसिकली जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कुछ वर्कर्स की वो जीरो होती है। तो ऐसी सिचुएशन को ही अंडर एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। तो उस बेसिस पे अगर हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि एक सिचुएशन जब एक पॉपुलेशन के ग्रुप को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाता लेबर फोर्स में तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं, उसको अंडर रिप्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन में बेसिकली ये बोला गया है कि एक ऐसी सिचुएशन जब वर्कर्स जो है उनको अंडर पे किया जा रहा है, ठीक है, इकोनॉमी के स्लो डाउन की वजह से। बट जो अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है उसका इकोनॉमिक स्लो डाउन से कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं होता है। और सी ऑप्शन जो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि एक ऐसी सिचुएशन जो लेबर मार्केट जो होती है वो बेसिकली जॉब प्रोवाइड कराने में ही सक्षम नहीं है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ना कि अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स, जिसको IEBR के नाम से जाना जाता है, जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में बेसिकली पूछा गया है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो स्पेंड किया गया है, जो कि बेसिकली बजट के आउटसाइड से आता है। ठीक है, कोई भी अमाउंट जो बजट के आउटसाइड से आता है उस अमाउंट को एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है, जिसको बेसिकली IERB के नाम से या फिर IEBR के नाम से उसको जाना जाता है। जो IEBR है इसमें बेसिकली कई सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि PSUs के थ्रू जो प्रॉफिट की हेल्प से जो मनी रेज की जाती है, वो लोन की हेल्प से जो रिसोर्सेज रेज किए जाते हैं वो, उसके अलावा जैसे इक्विटी की हेल्प से जो भी रिसोर्सेज रेज किए जाते हैं वो सारे इंक्लूड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के अंदर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, रिसोर्सेज रेज्ड बाय PSU थ्रू लोन एंड इक्विटी। और इसके अलावा प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। ओके, अगर यहाँ पे ओनली होता तो ये आंसर भी इसका गलत हो जाता, बट यहाँ पे ओनली नहीं है तो ये आंसर सही है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे कई सारे डिजीजेस के नाम दिए गए हैं और उसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन से डिजीज जो है वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के अंदर आते हैं या फिर उस कैटेगरी में आते हैं बेसिकली। तो कोई भी एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज मतलब कि एक इन्फेक्शियस डिजीज जिसके लिए एक प्रिवेंटिव वैक्सीन जो है वो एग्जिस्ट करती है, उस टाइप के जो डिजीज होते हैं उनको वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पर्सन जो है वो एक वैक्सीन ले लेता है तो उसकी हेल्प से ये जो डिजीजेज हैं इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा 27 जो डिजीजेज हैं उनको लिस्ट किया जाता है जिनकी की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे जैसे कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे हाइमेफीलिया जो है या फिर कलर ब्लाइंडनेस जो है, इस टाइप के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं इन सब के लिए वैक्सीनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर वायरसेस जो होते हैं उन सब के द्वारा कॉज नहीं होता है इनका। और जैसे कॉमन कोल्ड जो होती है जिसको कि जो बेसिकली कई तरीके से मतलब उसके 100 डिफरेंट वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से कोल्ड हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में इसकी वैक्सीन जो है वो वर्क नहीं करती है, तो इसकी कोई वैक्सीन भी अवेलेबल ही नहीं है। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखें तो जैसे कि ये हाइमेफीलिया जो है इसके लिए भी नहीं है क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जो कॉमन कोल्ड है ये भी एक वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल डिजीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके 100 डिफरेंट वायरसेस की वजह से कॉमन कोल्ड हो सकती है। तो उसके अलावा जो बाकी हैं 1, 2 एंड 4 ये तीनों वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के अंदर में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली APT जिसको कि ASEAN+3
के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बेसिकली उसके मेंबर्स के बारे में पूछा गया है। ये जो ASEAN+3 है, ये बेसिकली आसियान जो है उसकी भी जो मेंबर्स हैं उसके अलावा जो 3 ईस्ट एशिया नेशंस हैं, जैसे चाइना है, साउथ कोरिया और जापान जो है, इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेटर की तरह, मतलब कोऑपरेट करने के लिए कोऑर्डिनेटर की तरह जो काम किया जाता है वो किया जाता है ASEAN+3 के द्वारा। इसको 1997 में 1997 में क्रिएट किया गया था। अब बेसिकली ये जो ग्रुप है ये ASEAN+6 बन चुका है। इसमें 3 और कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया भी ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम आंसर देखें तो इसके जो मेंबर्स हैं +3 में कौन कौन से हैं? चाइना, साउथ कोरिया और जापान। चाइना, साउथ कोरिया और जापान, उसके अलावा इंडिया और जो रसिया है वो दोनों नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, इसमें बेसिकली डेड सी के बारे में पूछा गया है कि जो डेड सी है वो किन 2 कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मेडिटेरेनियन सी और इसके जस्ट पास में यहाँ पे है इज़राइल, ठीक है। और इज़राइल का जो ये वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है जो कि 2020 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो स्टडी काउच के चैनल पे भी मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इधर यहाँ पे है जॉर्डन। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये वाला जो रीजन है ये है डेड सी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हम करेक्ट आंसर देखें तो इज़राइल और जो जॉर्डन इन दोनों के बीच में लाई करता है डेड सी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज 6 से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.